Hello, good morning, good evening, or whatever time you're watching this video at. I'm Kiran, and in this video, we are going to start a new chapter of chemistry, that's chemical kinetics. So, start करते हैं हम. अच्छा, इससे पहले हमने chemical equilibrium किया था. So, if you want any sort of help with that chapter, तो आप वो वाले lectures दे सकते हो. ठीक है. चलो, केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम दोनों में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, बहुत सारी अनकॉमन कंफ्यूजिंग चीज़ें भी हैं. सो हम इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि जिससे आपको डिफरेंस भी पता चले कि अच्छा के सी क्या है, फिर के क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़. ठीक है, इस तरह से. खैर, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स. आपने फिज़िक्स में काइनेटिक्स टर्म तो ज़रूर पढ़ी होगी. फिज़िक्स की एक मेन ब्रांच जिसका नाम मैकेनिक्स है, ठीक है, जिसमें आप मोशन के बारे में पढ़ते हो. वहाँ पे उसकी सब ब्रांचेस में काइनेटिक्स आती है और डायनेमिक्स आती है. काइनेटिक्स वो ब्रांच है जहाँ पे आप मोशन के बारे में पढ़ते हो. ठीक है, और वो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्टर्स जो मोशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपके पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ. ठीक है. डायनेमिक्स फिर उससे आप एक स्टेप फर्दर चले जाते हो कि मोशन के पीछे रीज़न क्या है. अगर एक चीज़ मूव कर रही है तो जाहिर है उसको एक्सेलरेट करने में बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है. सो जब आप हाउ वाला फैक्टर पढ़ते हो तो आप डायनेमिक्स पे आ जाते हो. सो यहाँ पे जब आप केमिकल काइनेटिक्स को देखते हो तो जाहिर है आप यहाँ पे भी आप बात मोशन की ही कर रहे हो. अब रिएक्शन में, केमिस्ट्री में कैसा मोशन, देखो, the word kinetics, indeed, it means motion. जिस स्पीड, अब मोशन में आप स्पीड के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, उसी को आप रेट कहते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब कोई चीज़ आप अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हो, सो उसे आप रेट कहते हो. ठीक है. सो इन सिंपल वर्ड्स आप इसे स्पीड कह सकते हो, किसी चीज़ की रफ्तार, के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी कोई भी एक चीज़ है, मोशन है किसी बॉडी का, या जिस रफ्तार से एक रिएक्शन हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उस रिएक्शन की, उस मोशन की, उस बॉडी की स्पीड क्या है, तो वो रेट होता है. अब द वर्ड रेट, अगर आप कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में जब आप ले रहे होते हो टाइम, और न्यूमरेटर में कुछ भी ले लो आप यहाँ पे, तो ये जो फैक्टर है इसे आप रेट कहते हो. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. अब चेंज इन वेलोसिटी, रेट का मतलब अपॉन टाइम आ जाएगा, तो ये हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के. ठीक है. सो केमिस्ट्री में रेट का क्या मतलब, अभी तक तो हमने सारी फिजिक्स की बातें की हैं. वी आर नॉट स्टडीइंग फिजिक्स हियर, आई नो दैट, डोंट वरी. हम केमिकल काइनेटिक्स को ही पढ़ेंगे. देखो, केमिस्ट्री में रेट का मतलब रिएक्शन की स्पीड, कि किस स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, यानी कि किस स्पीड से रिएक्टेंट यूज हो रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है. ठीक है. सो केमिकल काइनेटिक्स आपके पास वो सब ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हो. ठीक है. ये क्या है, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ rate of chemical reaction. और इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स इस रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, आप उनको भी यहाँ पे उनसे भी डील कर रहे होते हो. ठीक है. सो एक तो ये स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, दूसरा ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. सो ये तो हो गई हमारे पास डेफिनेशन कि चलो समझ आ गया कि स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स है. बट रेट खुद क्या है, देखो,
अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे ए और बी, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? एक डायरेक्शन में होने वाला रिएक्शन। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। प्रोडक्ट हमारे पास बना सी और डी, ठीक है। जब टाइम 0 था, यानी कि स्टार्ट में अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, उस वक्त मेरे पास रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट मैक्सिमम था, जाहिर है, अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट 0 होगा। प्रोडक्ट तो नहीं बनाना, अभी रिएक्शन शुरू होता है फिर ही तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट में, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जिस स्पीड से आपके पास ये रिएक्टेंट, अच्छा, जो अब एक वर्ड मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे कंसंट्रेशन का, उसका मतलब है आप यहाँ के लिए इतना समझ लो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी को आप कंसंट्रेशन कह सकते हो, ठीक है। सो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अब जैसे ये रिएक्शन होना शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये ए और बी क्या करेंगे? ये कम होते जाएंगे और सी डी में तब्दील होते जाएंगे, ठीक है। इसी को आप केमिकल रिएक्शन कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन, यानी कि जो रिएक्टेंट है मेरे पास ए और बी, उनकी कंसंट्रेशन विथ टाइम के साथ साथ कम हो रही है, जबकि जो प्रोडक्ट हैं सी और डी, उनकी कंसंट्रेशन विथ टाइम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो रेट हमारे पास मैथमेटिकली रेट बराबर होता है चेंज, किसी भी कंसंट्रेशन में चेंज आने को आप रेट कहते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट विथ टाइम, ये रेट के इक्वल होता है, इसी को आप रेट कहते हो, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो ये आपके पास आ गया रेट का यूनिट, ठीक है। सो रेट क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रेट है। अब यही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विथ टाइम कम हो रही है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है विथ टाइम, इसी को अगर हम ग्राफिकली यहाँ पे बताएं, ये आपके पास टाइम है, ठीक है, और ये है कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम एक स्लोप बना रहे हैं। सो कंसंट्रेशन समझ लो, यहाँ पे ये 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। जब ये रिएक्शन शुरू हुआ, ठीक है, ये ओरिजिन है, यानी कि अभी टाइम क्या है? टाइम 0 है, 0 सेकेंड टाइम है अभी, ठीक है। अब स्टार्ट ऑफ रिएक्शन पे आपके पास रिएक्टेंट कितना था? मैक्सिमम था, तो उसकी कंसंट्रेशन समझ लो हमने 10 रखी थी, वो उतनी थी, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम यहाँ पे गुजरता गया, वैसे वैसे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती गई? कम होती गई। वो कितनी हो गई? वो 10 थी पहले, अब 9 हो गई, फिर 8 हो गई, 5 हो गई, फिर क्या हो जाएगी? एकदम कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट 0 हो गया, उसकी कंसंट्रेशन 0 हो गई। सो एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, वो विथ टाइम कम हो रही है। अब प्रोडक्ट को देखते हैं, ये सेम वही चीज़ है मैं आपको यहाँ पे ग्राफ से समझा रही हूँ, जस्ट दैट, ठीक है। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को देखते हैं। अब टाइम 0 है तो उस टाइम पे प्रोडक्ट 0 था, कोई प्रोडक्ट नहीं बना हुआ था, रिएक्टेंट ही था उस टाइम पे। रिएक्शन शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनने लगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 5 हुई, फिर 8 हुई, फिर जाके जाके कितनी हो गई? यहाँ पे 10 हो गई, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है मेरे पास? इसको आप स्लोप कहते हो। जिससे स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, सिंपल सी बात है, देखो स्लोप इक्वल होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। आपको किसी भी ग्राफ दिया हुआ, आपको स्लोप फाइंड करना है, आप चेंज इन वाई, जो भी वाई पे चीज़ होगी, जैसे मेरे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो वो स्लोप के इक्वल होगा। यहाँ पे स्लोप क्या है मेरे पास? मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे स्लोप रेट है। कैसे? देखो, वाई पे क्या है? वाई पे कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया। एक्स पे क्या है? एक्स पे टाइम है, चेंज इन टाइम आ गया। तो स्लोप यहाँ पे, अब ये तो हमने देखा था किसकी इक्वेशन थी? ये रेट की इक्वेशन थी, तो स्लोप यहाँ पे क्या है? रेट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का रेट है, रिएक्टेंट का रेट है
वो विथ टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट का रेट है वो विथ टाइम, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम। ठीक है, चलो ये बात तो समझ आ गई। अभी यही सेम चीज़ के लिए अगर यहाँ पे तो हमने लिखा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर मैं इसको अलग अलग करके यहाँ पे लिखूँ, रेट इक्वल हो गया किसके, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे चेंज आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑन टाइम। ये भी रेट की इक्वेशन है, वो भी रेट की इक्वेशन है। वहाँ पे हमने साथ लिखा था, यहाँ पे अलग करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो ये वाली इक्वेशन में आपने देखा होगा अपनी बुक में या कहीं पे, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का यूज़ किया हुआ होता है। सिंपल सा रीज़न है, जाहिर है आपके पास विथ टाइम रिएक्टेंट का रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है रिएक्टेंट की, विथ टाइम कम हो रही है। सो नेगेटिव साइन वही शो कर रहा है कि विथ आपके पास जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा, तो रेट, रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है ना विथ टाइम। और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आप प्लस लगाइए ना लगाइए, बात एक ही है, अंडरस्टूड होता है कि पॉजिटिव साइन है। सो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, विथ टाइम इंक्रीज हो रही है, तो उसका रेट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमेशा एक चीज़ हमने याद रखनी है कि रेट इज नेवर यूनिफॉर्म। रेट कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता। अब इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मतलब सेम कांस्टेंट। ठीक है, रेट यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब जो यहाँ पे स्लोप है हमने देखी, ये स्लोप रेट ही को तो दिखा रही है, ये रेट है, ये रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी स्लोप ऐसा कर्व हो, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन होती, स्लोप जब स्ट्रेट लाइन होगा इसका मतलब वो एक कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म है। तो रेट आप देख रहे हो यहाँ पे कैसा है, कर्व है। इसीलिए हम इस ग्राफ से भी हमें पता लगा कि रेट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म कभी नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सिंपल करके समझो, रेट देखो हर पॉइंट पे यहाँ पे जो रिएक्टेंट का रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट का रेट है वो हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है। सो ओवरऑल रेट आपके पास यूनिफॉर्म नहीं रहता कभी भी। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं रेट इक्वेशन की। रेट इक्वेशन क्या है, जब आप एक रिएक्शन शुरू करते हो उस टाइम पे आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो जो एक रिएक्शन का ओवरऑल रेट है ना, ओवरऑल रेट वो डिपेंड करता है उस रिएक्शन की रिएक्टेंट पे। ठीक है, सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ठीक है, नॉट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे सिंपल है, आप यहाँ पे ये प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा। सो आप यहाँ पे कांस्टेंट का यूज़ करेंगे जिसे आप के कहेंगे। ठीक है, सो के क्या है, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। के क्या है, के है रेट कांस्टेंट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि हमने भी कहा कि रेट कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता। फिर कहा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा हर पॉइंट पे कम हो रही है। सो ओवरऑल रेट जो है, एक रिएक्शन का ओवरऑल रेट कंटिन्यूसली क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो हर लम्हे पे, हर पॉइंट पे, हर मोमेंट पे एक रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है वैसे वैसे आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो उसका रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ओके। उसके बाद आपके पास रेट के दो टाइप्स होते हैं। पहला आपके पास है एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब ये है कि जब आप दो पॉइंट्स के दरमियान में रेट लेंगे,
वो एवरेज रेट कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे और यहाँ पे पर्टिकुलर इस टाइम फ्रेम में इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो ये एवरेज रेट होगा। दो पॉइंट्स के दरमियान का रेट जब आप लेते हो तो वो एवरेज रेट होता है, ठीक है। यहीं पे अगर आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रिएक्शन का रेट लो तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट कितना होगा, तो ये एक पॉइंट है, सो यहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस रेट लोगे वेयर टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। ओके, सवाल में हमारे पास उसने कहा है इथाइल आयोडाइड डीकम्पोजेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर एज फॉलोज। ये आपके पास रिएक्शन है इथाइल आयोडाइड का, वो डीकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसने टाइम भी दे दिया मिनट में, और हमें उसने कंसंट्रेशन दी है किसकी, इस रिएक्टेंट की, इथाइल आयोडाइड की कंसंट्रेशन दे दी। सो स्टार्ट में क्या कंसंट्रेशन दी, यानी कि अभी टाइम क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद आफ्टर 15 सेकेंड्स क्या हो गई, कंसंट्रेशन इतनी हो गई, फिर इतनी कंसंट्रेशन हो गई, इतनी कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है। अब हमें उसने कहा कि बताइए इसका इनिशियल रेट कितना होगा। सो इनिशियल रेट का मतलब आप यहाँ पे इसका एवरेज रेट बताओगे, क्योंकि अगर इसने हमें इंस्टेंटेनियस रेट का बोला होता कि वो, तो वो कहता कि एट 15 सेकेंड, ठीक है। तो फिर आप क्या करते, आप कंसंट्रेशन लेते 0.30, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी है, टाइम कितना है 15, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट आप निकाल लेते, ठीक है। हमें इनिशियल रेट फाइंड करना है, यानी कि इनिशियली यहाँ पे दो पॉइंट्स के दरमियान में रेट क्या होगा। सो इनिशियल रेट बराबर है किसके, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। उसके बाद अपॉन चेंज इन टाइम, अब मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी है, 0.36। ये पहले इसलिए लिया, जो ज़्यादा होगा वो आप पहले लोगे। अब हमें पता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो विद टाइम डिक्रीज हो रही है। देखो बात वही, अब हमने जो बात की थी वो यहाँ पे नज़र भी आ रही है। इसने लिखा 0.36 था, फिर कम हुआ कंसंट्रेशन, 0.30 हो गई, 0.25 हो गई, इस तरीके से 0.13। तो विद टाइम जैसे जैसे टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ मैंने नेगेटिव लगाया हुआ है। आप ये नहीं भी मेंशन करोगे तो हमें यहाँ पे इसीलिए ये नेगेटिव साइन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद टाइम। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन आप पहले लिखेंगे 0.36 माइनस करेंगे, जो बाद में कंसंट्रेशन क्या हुई, 0.30 हुई। टाइम पहले आएगा 15, उसके बाद 0। सो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.004। और हमने रेट का यूनिट क्या देखा था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड। यहाँ पे हमें टाइम मिनट में गिवन था इसलिए मिनट ले लिया। सो ये आपके पास रेट आ गया। अच्छा, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमें देखने को मिलता है। एक स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि इनिशियली कौन सा रेट ज़्यादा होगा, एंड एंड में कौन सा रेट ज़्यादा होगा। सो इनिशियली जैसे रिएक्शन शुरू होता है उस टाइम पे रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है, तो रेट डिपेंड किस पे करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा एवरेज रेट से। और एंड ऑफ रिएक्शन में जो एवरेज रेट है वो ज़्यादा होगा किससे, इंस्टेंटेनियस रेट से, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रिएक्शन का रेट नेचुरली क्या होता है, ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का मॉडरेट होता है, यानी कि कुछ रिएक्शन बहुत हायर स्पीड पे होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो हायर स्पीड पे होता है। कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होता है, और कुछ रिएक्शन की स्पीड, उनका रेट क्या होता है, मॉडरेट होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं फास्ट रिएक्शन के, यानी कि जिनका रेट क्या है, ज़्यादा है। इनमें आपको देखने को मिलता है अगर HCl फॉर्मेशन इन सनलाइट, यानी कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन गैस मिलकर HCl बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो एक फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहीं पे अगर HCl फॉर्मेशन हो रही है इन डार्क
ठीक है, तो वो आपके पास स्लो रिएक्शन में आ जाएगा, उसकी रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी इस रिएक्शन की। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर रूम टेम्परेचर पे पानी बन रहा है, वाटर फॉर्मेशन एट रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री पे, तो वो स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन अगर एक्वस सॉल्यूशन में न्यूट्रलाइजेशन क्या है, फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस, स्लो रिएक्शन है बहुत। ठीक है, डाइजेशन आपके पास ना तो ये इतना फास्ट है ना इतना स्लो है, तो ये एक मॉडरेट, इसका रेट कैसा है, इसकी स्पीड कैसी है, रिएक्शन की मॉडरेट रेट होता है इसका। और कुछ एग्जांपल हैं और देख लेते हैं। फर्मेंटेशन हो गया, फर्मेंटेशन भी स्लो रिएक्शन है। और इसके अलावा आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो गया। बायो में चले जाएं, जो बायो वाले बच्चे हैं तो उनके लिए न्यूरॉन में जो इम्पल्स जनरेशन होती है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, ये कोई रिएक्शन तो नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है न्यूरॉन में उसका रेट बहुत ज़्यादा है, हाँ ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आप भी कुछ अपनी तरफ से यहाँ पे एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, जाहिर है अब आपके पास कोई भी रिएक्शन है वो दैट वुड आइदर बी स्लो और फास्ट और मॉडरेट। आगे हम यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ये वाली क्लास, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेट लॉ के बारे में। ठीक है, रेट इक्वेशन जो अभी हमने ऊपर लिखी थी ना।